आज हम भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पे उपचुनाव ओपीएस भदौरिया के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने के कारण हो रहा है। वो 2018 में पहली बार कांग्रेस से जीते, बीजेपी में वो इस वक्त मंत्री भी हैं। उनके प्रतिद्वंदी हेमंत कटारे हैं जो 2018 में अटेर से चुनाव हार गए थे और कांग्रेस ने हालांकि फिर भी उन पे दांव लगाया है, जबकि यहां से चौधरी राकेश सिंह ने बहुत कोशिश करी कि उनको यहां से कांग्रेस टिकट दे। यहां पे मुद्दे क्या हैं? क्या गद्दारी का इश्यू रहेगा या यहाँ के स्थानीय मुद्दे जैसे कि जो यहाँ की रोजगार की समस्या है, मूलभूत सुविधाओं की सुविधाओं की समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, तो क्या मुद्दे रहेंगे? जनता को क्या प्रभावित करेगा? जनता किसको वोट देगी? तो चलिए श्रीमान एमएलए के आज के एपिसोड में हम दोनों प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे, उनके जनसंपर्क को देखेंगे, जनता से उनका मूड जानेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं श्रीमान एमएलए। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में से एक है मेहगांव, जो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आती है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के हेमंत कटारे और ओपीएस भदौरिया के बीच है। भदौरिया भाजपा सरकार में मंत्री हैं। 2018 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और भाजपा के राकेश शुक्ला को हराया था। ओपीएस भदौरिया के लिए ये सीट जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हारे तो मंत्री बने रहना मुश्किल होगा। वहीं कांग्रेस के लिए हर सीट पर करो या मरो की स्थिति है। बसपा ने योगेश मेधा सिंह नरवरिया को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। चुनाव में मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो पेयजल, तकनीकी शिक्षा और रोजगार प्रमुख हैं। चलिए जानते हैं कि मेहगांव की जनता क्या सोच रही है इस बार उपचुनाव में। आपको पता है यहाँ चुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल है? यहाँ माहौल बढ़िया है, एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दे का ये काम हो रहा है बढ़िया, जो बोल गए थे तहसील की वो तहसील हो रही है, और क्या है। आप क्या कहोगे? किस बार तहसील हो रही है? तहसील किसको वोट दोगे? ओपीएस को। अच्छा, क्यों? वो विकास करते हैं, विकास कर रहे हैं, वो तहसील भी हो रही है, नहर भी सुविधा ले रहे हैं वो, और भी कुछ आइटम। और वो दूसरा उन्होंने दल बदल लिया है। दल बदल इसलिए तो किया, उनको सुनवाई नहीं हो रही थी उसमें, तो इसलिए उन्होंने चेंज लिया। अच्छा, चलिए आप क्या कहेंगे? हम तो भाजपा के साथ है ना। हाँ। यहाँ बहुत विकास कराया है भाजपा ने। अच्छा। हाँ, ओपीएस जैसा तो नेता हो ही नहीं सकता कोई। कमलनाथ ने तो उनकी एक नहीं सुनी। यहाँ तहसील के लिए वो 1 महीने तक गड़गड़ाए, उन्हें 1 करोड़ रुपए तक नहीं दे पाए। अच्छा। आप क्या 8 करोड़ रुपए दिए। आप ओपीएस भदौरिया को वोट देंगे, भाजपा को। अच्छा, आप क्या कह रहे हो भैया? ओपीएस भदौरिया को जिताएंगे। क्यों? वो विकास करते हैं हमारी जनता के लिए। दल बदलने का कोई असर नहीं है? कोई नहीं है सर। चलिए किसको वोट दोगे आप? कांग्रेस को। क्यों? बीजेपी चोर है। अच्छा। हाँ। क्या चोरी की? को बेवकूफ बनाते हैं, रेत पूरी उठा लेगा यहाँ से। रेत चोरी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, रेत माफियों क्यों वोट दो? तो रेत माफियों को नहीं दोगे? नहीं देंगे ना। आप किसको भला चाहेगा उसको देंगे। आप जो जनता का भला चाहेगा उसी को। कौन चाह रहा है? आपको चूज करना है ना, आपको वोट डालना है 3 तारीख को। नहीं, जो तो अब हमारा विचार बनेगा उसको देंगे। अभी तो हमारा कोई वही नहीं है, अभी देख रहे हैं कौन किसका होना है किसका नहीं होना। देख रहे हो। चलो आप क्या कह रहे हो? हम तो भाजपा को देंगे। आप? हम तो भाजपा को देंगे भाई। आप किसको दे रहे हो? हम तो अपनी मर्जी से देंगे, मतदाता हैं, कार्यकर्तापन है नहीं, तो वो होगा उसको देंगे, गोपनीय देंगे, मतदाता मत। लेकिन यहाँ पे मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे सड़क, रेत का व्यापार ज्यादा चलता है यहाँ पर एक, और तहसील आना है, तहसील नहीं आई अभी, नगर पालिका होना है यहाँ पर, पानी की समस्या है, अकाल पड़ा हुआ है, फसल बिल्कुल कहीं है ही नहीं, फसल इस साल बुवाई ही नहीं होना है, उस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है, मात्र वोटों की पड़ी है सबको। आप भी देख रहे हैं, आप इसको अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि राजनीति देख रहे हैं, चुनाव कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। आप ये देखिए ना किसान का क्या हालत है, फसल हमारे यहाँ हो ही नहीं रही है ना, पिछली फसल चली गई, अगली भी चली गई, लाइट मिल नहीं रही है, पूरी खेती ऐसी सूखा पड़ा हुआ। आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैंने बात जो बोल रहे हैं, सूखा पड़ा हुआ है यहाँ। लाइट कम से कम 18 घंटे मिलने चाहिए, लोकल वाली लाइट है। तो किस पार्टी को आप जिताओगे?
नहीं, पार्टी तो हमेशा से यहाँ से मेरे क्षेत्र से वैसे बीजेपी बढ़ के आई है, जो बोल रहे हैं मतलब। ओपीएस भदौरिया ने 1985 में छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की और कांग्रेस संगठन में धीरे धीरे अपना अस्तित्व बनाया। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का हाथ पकड़कर चले और जब माधवराव सिंधिया का देहांत हो गया तो उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया का दामन थामे रहे। भदौरिया ने पहला चुनाव साल 2013 में कांग्रेस के टिकट से लड़ा था। टिकट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाया था। हालांकि चुनाव में उन्हें लगभग 1200 मतों से भाजपा के चौधरी मुकेश सिंह से हार मिली थी। 2018 में कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा जताया। इस बार वो कांग्रेस के भरोसे पर खरे उतरे और भाजपा के राकेश शुक्ला को 24,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। 6 महीने पहले राजनीतिक घटनाक्रम में प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने वाले 22 सिंधिया समर्थकों में भदौरिया भी थे। इस वक्त हम पिपरोली गांव में हैं। हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी और मंत्री ओपीएस भदौरिया। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं सर, और क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता में उत्साह का माहौल है और मुझे पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ। जनता का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जिस तरह से ये चुनाव को जनता ने अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और चुनाव में नहीं, मेहगांव क्षेत्र की जनता लड़ रही है। एक एक मतदाता ये चुनाव लड़ रहा है। मेहगांव को 70 साल के इतिहास में पहली बार एक मंत्री मिला है, तो क्या लग रहा है ये मुद्दा जो है इससे आपको फायदा होगा इस उपचुनाव में? निश्चित रूप से मुझे फायदा होगा इससे। ये गौरव मुझे नहीं, मेहगांव क्षेत्र के एक एक मतदाता को मिला है, एक एक सम्मानित नागरिक को मिला है। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मेहगांव का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उससे जनता में हर्ष की लहर है और जनता इस चुनाव में वोट के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह का आभार भी व्यक्त करने वाली है। चलिए ये बताइए, जिस तरह से कांग्रेस ने गद्दार इशू को इतना जो है फैला दिया है, सब जगह से गद्दारी की गूंज आ रही है, गद्दारी की गूंज आ रही है, आपको क्या लगता है वो चीज असर नहीं करेगी आप लोगों को? गद्दार मैं नहीं हूं, गद्दार सिंधिया जी नहीं है, गद्दार तो कांग्रेस थी, गद्दार कमलनाथ हैं और गद्दार कांग्रेस के सारे नेता हैं। आप याद कीजिए 2018 में 2 चेहरे दिए थे कांग्रेस ने, एक श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और दूसरा कमलनाथ जी का। एक व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया और दूसरे व्यक्ति को आपने घर बिठा दिया। गद्दारी वो नहीं, गद्दारी तो वो थी जो कमलनाथ जी और कांग्रेस ने की। आपने किसानों से वायदा किया था 2 लाख रुपए के कर्जे हम माफ करेंगे और आपने एक नए पैसे का कर्ज माफ नहीं किया, तो गद्दारी वो थी। मैंने तो किसानों के मान सम्मान के लिए, क्षेत्र की प्रतिष्ठा के लिए, और वो भी तब जब कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति, वो कोई एक आम व्यक्ति नहीं था। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधि अगर सिंधिया जी से ये कहता है कि आपको सड़कों पे उतरना है तो उतर जाओ, ये उनका अपमान नहीं है तो क्या है? ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गद्दारी कांग्रेस ने की, कांग्रेस के नेताओं ने की और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। जिस तरह से बार बार ये कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बौखला गई है, बाजार में निकल पड़ी है, एक के बाद एक विधायकों को तोड़ रही है, और जो समय से पहले उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसका जो जनता में रोष है उसको लेकर आप लोग भयभीत नहीं है? बीजेपी नहीं बौखलाई है, कांग्रेस अब एक डूबता हुआ जहाज है जिस पर सवार कोई भी नहीं होना चाहता। ये कांग्रेस गांधी जी, आजाद और सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस नहीं है। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कांग्रेस है, जो एक महिला को, और वो भी दलित महिला को, आइटम जो व्यक्ति कहता हो, आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे, क्या आशा रखेंगे? लेकिन कमलनाथ जी तो आश्वस्त हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं। कांग्रेस को आप देखिए, वो तो उनको भावी मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, वो तो आश्वस्त हैं कि जीत उन लोगों की हो रही है। ये तो उनको 10 तारीख को पता चलेगा कि जीत किसकी होने वाली है। 10 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे, कमलनाथ जी का जो ये हसीन सपना है उस दिन बिखर जाएगा। तो आप क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? क्या जनता आपसे नहीं पूछ रही कि आप बिक गए? दिग्विजय सिंह ने तो अभी रेड कार्ड भी जारी किया था फेसबुक में, सोशल मीडिया में। दिग्विजय सिंह तो ऐसा लगता है कि अपने हाथ से ही सबको पैसे देके आए हैं। दिग्विजय सिंह को बयान देना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। कांग्रेस 6 महीने से चिल्ला रही है, आज तक एक सबूत वो पेश नहीं कर पाई।
कांग्रेस के पास तो सिवाय आरोप लगाने के बचा ही क्या है, वही कर सकते हैं। पर हमारे क्षेत्र की जनता को सब स्थिति परिस्थिति मालूम है। जब 1 साल से 1.5 साल से हम लोगों के क्षेत्र में विकास नहीं हो रहे थे, हमारे नेता का अपमान हो रहा था, इससे हमारे क्षेत्र की जनता में भी आक्रोश था। और ये जो निर्णय हमने किया है उससे मेरे क्षेत्र की जनता में प्रसन्नता है और वो खुशी जाहिर कर रही है कि सही समय पर सही निर्णय हमारे प्रतिनिधि ने लिया है। चलिए, आपको सिंधिया जी का कट्टर समर्थक माना जाता है, कहा जाता है कि आप कहते भी हैं कि आपको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, सिंधिया जी जहां रहेंगे जो कहेंगे आप वही करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, सिंधिया जी का जादू इस बार भी चलेगा ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे है? निश्चित रूप से सिंधिया जी का जादू चलने वाला है। सिंधिया जी इस अंचल के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है, एक परिवार के मुखिया हैं और सदैव उनकी भावना इस अंचल के विकास के लिए रहती है। सुख में दुख में दर्द में वो शामिल रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र की जनता उनको बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान देती है और परिवार के मुखिया होने के नाते उनको अपना सर्वा मानते हैं। वो परिवार के मुखिया है, जादू चलेगा, लेकिन बीजेपी में देखिए ना तो उनका पोस्टर पे फोटो है, ना रथ पे फोटो है, ना घोषणा पत्र पे है, कहीं नहीं है उनके फोटो। बीजेपी में सबसे ज्यादा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है। इतना मान सम्मान 20 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई, इतना 6 महीने में सिंधिया जी को मान सम्मान दिया है। उनकी हर बात को महत्व दिया जाता है और सिंधिया जी कभी किसी पद या फोटो के भूखे नहीं हैं। उनको इस क्षेत्र में विकास चाहिए और मैं सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। पिछले 3.5 महीने में 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए। इसका श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो वो सिंधिया जी को जाता है। चलिए, आप आश्वस्त हैं? पूरी तरह आश्वस्त। 28 सीटों में से 28 में 28 हम जीतने वाले हैं। ये तो ऐसा लगता है कहने वाली बात हुई। कहने वाली बात नहीं है, आप परिणाम देख लेना। 10 तारीख को बात करें आपसे। जी जी। चलिए, IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना OPS भदौरिया को, जो मंत्री भी हैं इस वक्त बीजेपी में, जो सिंधिया जी के साथ जो हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में चले आए। उनका कहना है गद्दारी कोई इशू नहीं है, स्थानीय मुद्दे हैं, सिंधिया जी का जादू चलेगा। उनका दावा है कि 28 के 28 विधायक जो हैं इस बार जीतेंगे। हेमंत कटारे कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। सत्यदेव कटारे अटेर विधानसभा से लगातार कई बार विधायक रहे। अक्टूबर 2016 में उनके निधन के बाद उनके बेटे हेमंत कटारे को सहानुभूति लहर में जीत मिली। हेमंत कटारे ने बीजेपी के अरविंद भदौरिया को हराया था। अब वो मेहगांव से मैदान में हैं। कटारे के सामने इस चुनाव में एक मुश्किल पार्टी के नाराज लोगों को साथ रखने की है। यहाँ से सबसे जोरदार दावा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का ही था, लेकिन दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने उनका विरोध किया। असर हुआ कि वो टिकट की रेस से बाहर हो गए। वैसे ब्राह्मण चेहरा होना कांग्रेस प्रत्याशी के लिए फायदेमंद होगा। हम इस वक्त परघेना गांव में और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारे जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। अभी हमने आपका स्पीच भी सुना, जिस तरह से आप कह रहे थे, अपने आप संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे कि आप बम्पर वोटों से आपको जिताएं। मुद्दा, आप कैसा माहौल देख रहे हैं? किस तरह के मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? माहौल तो आपने स्वयं भी महसूस किया होगा। ये वो क्षेत्र है जो RSS और बीजेपी का गढ़ कहलाता है और सिर्फ इस विधानसभा का नहीं, इस पूरे अंचल चंबल अंचल का ये गढ़ है RSS का। और यहाँ जो उत्साह आपने देखा होगा कि माताएं तक निकल के आई घर से बाहर आशीर्वाद देने के लिए, और बड़े युवा हर वर्ग वहाँ पर मौजूद था, हर समाज, हर वर्ग का, हर जात का व्यक्ति वहाँ पर था। तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि यहाँ परिवर्तन की लहर चल रही है। और बम्पर वोटों से जिताने का इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो जनता है बहुत स्वाभिमानी जनता है, देश के लिए अपनी जान दे सकती है। अब उसके साथ छल हुआ है, धोखेबाजी हुई है, उनके मत को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई, मत को बेचा गया है। तो जब ऐसा होता है, यहाँ की जनता के साथ धोखेबाजी होती है, तो जनता यहाँ की स्वयं जवाब देती है। और ये जो चुनाव है वो धोखेबाजों और जनता के बीच का चुनाव है और जनता स्वयं लड़ रही है। मैं तो सिर्फ जनता का अपना बेटा होने के नाते आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ और जनता देखिएगा क्या हालत करेगी। जिनने उनके साथ गद्दारी करी, जनता उनको 10 तारीख को जो जवाब देगी, वो आप परिणाम जब खोलेगा तब आपको ऐसा महसूस हो जाएगा। कांग्रेस बार बार गद्दारी को ही मुद्दा बना रही है,
ठीक है, लेकिन इसमें जो पलटवार बीजेपी कर रही है वो ये कह रही है, वो विधायक जो कांग्रेस से बीजेपी में गए उनको कहना है कि कांग्रेस को तो आरोप लगाना है क्योंकि हम सब इतने निकल के 22-22 लोग चले आए, गद्दारी हमने नहीं की, कांग्रेस ने नहीं की, कमलनाथ ने की, क्योंकि विकास के कार्य ही नहीं हुए, सारा का सारा पैसा फंड छिंदवाड़ा चला गया। मैं गांव की बात करता हूँ। ओपीएस भदौरिया जी यहाँ से अभी चुनाव लड़ रहे हैं। इनने खुद अपने हाथों से शिविर लगा करके कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे, उसके वीडियो भी होंगे और पेपर में उसके पत्रकारों के पास उसकी क्लिपिंग्स भी होंगी, प्लस उसको छपा भी है वो सारे प्रिंट मीडिया में। तो अब आप किसको झूठा बोलेंगे? जिस व्यक्ति ने अपने हाथ अपने खुले मन से कमलनाथ जी की तारीफ करी और कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे, आज वो अपनी विधायकी बेच के राज्य मंत्री भले ही बन गए हों, लेकिन जनता तो जानती है ना, जो उनका पुराना भाषण वो सब देख रहे हैं कमलनाथ जी की तारीफ। और जिन शिवराज सिंह जी को वो किसानों को हत्यारा कहते थे खुले मन से और चुनाव जीते थे, आज जाके उनकी गोद में बैठ गए हैं। तो जनता क्या, आपने क्या समझा कि महंगाओं की जनता ये चीज समझती नहीं है क्या? जो आदमी चंदा लेकर के चुनाव लड़े, जिनके पास 2 कुर्ते पजामे, एक गाड़ी नहीं थी, आज 20-20 फॉर्च्यूनर है उनके घर में, उनके नौकरों के पास स्कॉर्पियो रखे हुए घूम रहे हैं और चंदा उल्टा लौट के गांव-गांव देते फिर रहे हैं। तो ये 1 साल में जो परिवर्तन हुआ, तो महंगाओं में विकास हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओपीएस भदौरिया जी के परिवार का विकास हुआ, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। आपको लेकर ये भी हो रहा है कि आप स्थानीय यहाँ के कैंडिडेट नहीं है। 2018 में आप चुनाव हार गए थे, फिर भी कांग्रेस आप पे दांव लगा रही है और आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं। नहीं, मेरे पे कांग्रेस दांव नहीं लगा रही है। हाँ, मेरे यहाँ कांग्रेस में जो प्रणाली इस बार अपनाई गई थी वो था सर्वे। 8 सर्वे करवाए गए और जनता की पुकार पर मेरा टिकट हुआ है। जनता ने बोला कि हेमंत कटारे जी को यदि आप टिकट देते हैं तो हम उनको यहाँ से बहुत अच्छे से जिता करके भेजेंगे। तो ये कांग्रेस का मन नहीं है, ये जनता के मन पे मेरा टिकट हुआ है। दूसरी चीज, मेरे पूज्य पिताजी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार महंगाओं से बहुत अच्छे वोटों से जीते। मेरी खुद की ससुराल के साथ साथ सारी खास रिश्तेदारियां जो हैं वो महंगाओं क्षेत्र में हैं। तो ऐसी स्थिति में भारी वो व्यक्ति होंगे जो कि बेंगलोर में जाके अपने वोट को बेच रहे हैं, जो कि बेंगलोर में ये तय कर रहे हैं कि उनको विधायक रहना है या नहीं रहना है, या मंत्री बनना है या नहीं बनना है। तो वो भारी होंगे। मैं तो महंगाओं की जनता के बीच में तय करूंगा जो भी निर्णय होगा, चाहे आज चाहे कल। भारी वो जो बेंगलोर में निर्णय लें। और मेरे यहाँ सारे खासा मेरा परिवार का लगाव है, खून का रिश्ता है इस क्षेत्र से मेरा। और आप देखिएगा जब वोट खिलेगा तो पता लग जाएगा कि किसको बाहर भगाते हैं और किसको यहाँ से चुनाव जिता करके अपनाता है जनता। अगर इतना रोष है जनता में, आप जैसा आप और कांग्रेस कह रहे हैं, तो ये बताइए कि अभी 28 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, एक और विधायक चले गए तो 29, तो आपके कांग्रेस से विधायक तो जा रहे हैं ना छोड़ छोड़ के। विधायक जा रहे हैं डील के तहत कि सुबह विधायक ने इस्तीफा दिया, शाम को निगम मंडल मिल गया, बेंगलोर में इस्तीफा दिया, यहाँ राज्य मंत्री बन गए। इसे डील कहते हैं, इसे सौदेबाजी कहा जाता है खुले शब्दों में। लेकिन जीत करके इनको जो वापस जनता के पास आना है ये भूल गए। अब ओपीएस भदौरिया जी नाक रगड़ रहे हैं जनता के बीच में कि चाचा माफ कर दो। अब चाचा थोड़ी माफ करेंगे, चाचा तो सजा देंगे अच्छे से। इसलिए जनता सर्वोपरि होती है क्या कहते हैं लोकतंत्र में, और जनता के बीच में जब ये आएंगे तो सब मुंह की खाने वाले हैं। और जो कचरा कांग्रेस में है, मैं समझता हूँ वो साफ होना भी चाहिए, साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। जनता ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया वोट के आधार पर। बेंगलोर में सरकार को गिराया गया, वो जनता का निर्णय नहीं था, वो बीजेपी का निर्णय था और कुछ चुनिंदा बिकाऊ लालों का निर्णय था। तो उसको वापस जनता अपने पूर्व के निर्णय पे वापस जाएगी और कमलनाथ जी को फिर से सीएम बनाएगी। यहाँ पे मेगांव से चौधरी राकेश सिंह बहुत उन्होंने कोशिश की टिकट की, उनको नहीं मिली, आपको मिला। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंतरकलह का नुकसान आपको होगा कांग्रेस पार्टी का? नहीं, मुझे नहीं लगता। राकेश जी भी मेरे आदरणीय चाचा हैं, बहुत पुराने नेता हैं, हम सबके सम्मानीय हैं। और वो भी जो भी जहाँ से जैसा भी हो सकता है वो मदद करेंगे और कर भी रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कोई कांग्रेस में अंतरकलह नहीं है, अंतरकलह बीजेपी में है। क्योंकि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका टिकट कट गया और उनके ऊपर एक बिकाऊ लाल को थोप दिया गया जो कि योग्य भी नहीं है, उसके ऊपर उनको मंत्री बना के उनका बॉस बना दिया। तो अंतरकलह बीजेपी में इतना है कि ये भाप भी नहीं पा रहे। जो मंचों से जितने भाषण दे रहे हैं, 3 तारीख को ये सारे भाषण जो है वोट के रूप में कांग्रेस को मिलने वाले हैं। अभी सिर्फ भाषणबाजी चल रही है, वोट सारा कांग्रेस के साथ रहेगा। चलिए, 28 सीट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस रहेगा कांग्रेस का? इक्का दुक्का जहां पे किसी का स्वर्गवास हो गया है, जो सीटें गद्दारी से नहीं ली गई हैं, वहां शायद बीजेपी जीत जाए। नहीं तो इस बार लहर नहीं आंधी है, आप देख लीजिएगा। और हर वर्ग इस बात से नाराज है। मैं समझ रहा हूँ कि
सारी की सारी जीतेंगे। इक्का दुक्का कोई चली गई तो चली गई, नहीं तो सारी सीटें कांग्रेस के पास आने वाली है, क्योंकि मेरे पिताजी इस अंचल के नेता हैं। हर सीट पे संभाग में मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं और मैं सबसे निरंतर बात कर रहा हूँ। हर सीट की स्थिति मेरे पास है और हर सीट का आप माहौल देखिएगा जब 10 तारीख को खुलेगी। खुद CID की और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट गई है वो भी यही कहती है कि वापस कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आप उस रिपोर्ट को भी पता कीजिएगा, 3 दिन पहले गई है। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जनता सर्वोपरि है और जनता अपना पूर्व का निर्णय वापस पलटाएगी और जिन भाजपाई गुंडों ने धनबल के आधार पर सरकार गिराई है उनके ऊपर वो जनबल को हावी करके दिखाएगी कि जनबल हमेशा ऊपर रहेगा और जनता का निर्णय सर्वोपरि रहेगा। चलिए, IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हेमंत कटारे जी, जिनका कहना है कि जनता उनको बम्पर वोट से जिताएगी। हम लोगों ने आज तक बम्पर हार्वेस्ट तो सुना है, लेकिन उनका दावा है कि बम्पर वोट से जिताएगी, क्योंकि जनता में रोष है। रोष इस बात का है कि विधायक ने उनके निर्णय को, उनके फैसले को नहीं माना और बीजेपी के साथ चले गए और सत्ता में आने के लिए चले गए। तो उनका मानना है कि 3 तारीख को यही जनता जवाब देगी और कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से आएगी। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो ये अब तक किसी भी दल का गढ़ नहीं बन पाई। बीते 5 चुनावों में यहाँ 3 बार भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 बार विजयश्री मिली। वहीं 1 बार यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 1998 में भाजपा के राकेश शुक्ला ने कांग्रेस प्रत्याशी हरि सिंह को हराया था। 2003 के चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने भाजपा के शुक्ला को मात दी थी। 2008 में एक बार फिर भाजपा के राकेश शुक्ला ने वापसी करते हुए RSMD के राय सिंह भदौरिया को शिकस्त दी। 2013 में भाजपा के चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने कांग्रेस के OPS भदौरिया को 1273 वोट से हराया। 2018 में कांग्रेस के OPS भदौरिया ने भाजपा के राकेश शुक्ला को 25,000 वोट्स के ज्यादा अंतर से हराया। राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल। यहाँ की जनता ने पाला बदलने पर 13 साल तक विधायक रहे राय सिंह बाबा को भी नहीं बख्शा था। 1967 में जनसंघ से राय सिंह भदौरिया विधायक चुने गए थे। उन्होंने 1972 में जनसंघ से पाला बदलकर कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो बुरी हार हुई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मेहगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार पाला बदलने वाले OPS भदौरिया को पसंद करती है या फिर कांग्रेस के हेमंत कटारे को चुनती है। आज हमने मेहगांव विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। हम दोनों प्रत्याशियों से मिले, जनता से मिले। यहाँ पे OPS भदौरिया जो कि मंत्री भी हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में का दामन थामा और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके तरफ जो है वो है युवा नेता, तेज तर्रार नेता हेमंत कटारे, जो कि 2018 में अटेर विधानसभा से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वो बहुत आश्वस्त हैं कि जनता उन्हें बम्पर वोटों से जिताएगी। क्यों? क्योंकि जनता में गद्दारी का इशू छाया हुआ है। यहाँ पे ग्रामीण इलाके में 35 करोड़ और नोट वर्सेस वोट, ये मुद्दा काफी हद तक छाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि 3 नवंबर को जनता किसको वोट देती है और 10 नवंबर को किस प्रत्याशी की जीत की पर्ची जो है वो खुलती है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ मेहगांव से IND 24 के लिए मुक्ता पाठक।